सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान में 8वें लेसन की चर्चा कर रहे थे। लेसन का नाम है जल संसाधन। इस लेसन के 2 वीडियो अपने पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज 3rd वीडियो है और इस वीडियो में अपना 8वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले अपन ने जो चर्चा की थी 2 वीडियो में, उसके बाद अपन प्रारंभ करें तो सबसे पहले आज वाले वीडियो में देखो जल संरक्षण को लेकर चर्चा होगी। अब जल संरक्षण में सबसे पहला प्रश्न अपने यही बनता है कि राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकी को क्यों अपनाया गया है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जल संरक्षण कहते किसे हैं। क्वेश्चन समझना, राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकी को क्यों अपनाया गया है। सबसे पहले अपन देखेंगे जल संरक्षण किसे कहते हैं। देखो, वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा जल होता है, वो अधिकांश बहकर मतलब गंदी नालियों में चला जाता है और कहीं वेस्टेज चला जाता है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। उस वर्षा जल का सदुपयोग करना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। अब उस वर्षा जल का सदुपयोग करने के लिए क्या किया गया है, राजस्थान में कई तालाब बनाए गए हैं, कई झीलें बनाई गई हैं, कई नाड़ी बनाई गई हैं, कई खड़ीन बनाई गई हैं। ये सारे जो बनाए गए हैं ना, ये किसके लिए बनाए गए हैं, वर्षा जल के संरक्षण के लिए। अब मेन तो कारण ये है कि भाई अपने प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि राजस्थान में जल संरक्षण क्यों अपनाया गया है। तो उसका तो मोस्टली यही कारण है कि भाई राजस्थान में शुरू से वर्षा की कमी रही है। वर्षा की कमी रहने के कारण यहाँ सूखे और अकाल की समस्या रही है। उस सूखे और अकाल की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान में किसको अपनाया गया है, जल संरक्षण की तकनीकी को अपनाया गया है। चलो इसको पॉइंट टू पॉइंट अपन देखते हैं कैसे क्या लिखना है अपने को। सर वो डस्टर था ना, सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे अपन। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना आप लोग। तो लिखना वर्षा जल को इकट्ठा करना, अपन एकदम सरल भाषा में लिखेंगे, वर्षा जल को इकट्ठा करना तथा उसका सदुपयोग करना। अगर इकट्ठा करेंगे तो उसका अच्छा उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, तथा उसका सदुपयोग करना क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। करना जल संरक्षण कहलाता है। बहुत आसान है जल संरक्षण तो। अब इसके बाद में राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकों को क्यों अपनाया गया, तो इसी में आगे आप लिखते जाना। राजस्थान में शुरू से ही वर्षा की कमी के कारण किसकी समस्या रही है, सूखे व अकाल की समस्या रही है। सूखे व अकाल की समस्या रही है। तो ये राजस्थान की समस्या रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्राचीन समय से ही राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकी को अपनाया गया है। अब इसी के आंसर में आप लिख देना कि भाई जल संरक्षण की तकनीकी को अपनाया गया है, तो कौन कौन सी तकनीकी काम में ली है। तो इसके लिए तो कौन सी तकनीकी होगी, तालाब का निर्माण करो, झीलों का निर्माण करो, नाड़ी का निर्माण करो, खड़ीन का निर्माण करो, बावड़ी का निर्माण करो, कुओं का निर्माण करो। ये क्या है, जल संरक्षण की कुछ तकनीकी है। तो लास्ट में आप ये भी लिख देना। इसके लिए कुएं, बावड़ी, देखो इनकी सबकी चर्चा होगी। कुआं क्या होता है, बावड़ी क्या होता है, खड़ीन क्या होता है,
कुएं, बावड़ी, खड़ीन, टाके, तालाब, झील आदि का निर्माण किया गया। तो इनका निर्माण क्यों किया गया? जल संरक्षण के लिए। ये अपना एक छोटा सा 2 नंबर का प्रश्न था जिसका आंसर है कंप्लीट। अब देखो अपन जो चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा होगी राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीकी। राजस्थान में कौन कौन सी तकनीकी हैं जिनके माध्यम से जल का संग्रहण किया जाता है, जिनके माध्यम से जल को इकट्ठा किया जाता है। तो इस तकनीकी में अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे। बावड़ी पढ़ेंगे, खड़ीन पढ़ेंगे, टाका, तालाब, झील, ये इनका उल्लेख अब अपने को पढ़ना है। समझ गए बात? तो एक एक करके अपन इनको लेंगे। तो अब अपनी हेडिंग होगी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। वो एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर कंप्लीट हो चुका है अपना। राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के रूप, मतलब किन किन के माध्यम से राजस्थान में परंपरागत समय से ही जल का संरक्षण किया जा रहा है, जल को इकट्ठा किया जा रहा है। आगे पढ़ने से पहले ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि इस लेसन से अपने जो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। तो किसी भी प्रश्न को अपने को बहुत लॉन्ग तरीके से या बड़े प्रश्न के रूप में नहीं पढ़ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा वो अधिकतम कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो हर क्वेश्चन को अपन इस तरीके से लेंगे, हर पॉइंट को, कि अपना 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे क्या, अपनी जो पुस्तक में दे रखा है सबसे पहले दे रखा है बावड़ी। अब बावड़ी का उल्लेख हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ ले, तो अपन बावड़ी के बारे में देखते हैं क्या होती है बावड़ी। पहली चीज तो यह चतुष्कोणीय या गोलाकार होती है। बावड़ी आप लोगों ने 100% ज्यादातर बच्चों ने देख रखी है, बस अपने दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि जो पन्ने देखी थी वो बावड़ी थी क्या। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, उसके बाद आप लोग खुद पहचान जाओगे कि हाँ भाई पन्ने बावड़ी देख रखी है। बावड़ी या तो 4 कोणों की होगी, चतुष्कोणीय होगी, या फिर बावड़ी होती है कैसी? गोलाकार। फिर उसके बाद में इसमें उतरने के लिए क्या बनी हुई होती है? सीढ़ियां बनी हुई होती है। तीनों चारों तरफ क्या बनी हुई होती है? सीढ़ियां बनी हुई होती है। और बीच में क्या होता है? आंगन होता है। तो देखो अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट तो अपन ये लिखेंगे, बावड़ी चतुष्कोणीय या गोलाकार होती है। समझ गए? दूसरा पॉइंट अपन ये लिखेंगे, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं तथा बीच में एक आंगन होता है। अब देखो पानी भरा होता है इस आंगन में, या फिर ये अधिकांश सीढ़ियां भी किसमें डूबी रहती हैं? पानी में डूबी रहती है। समझ गए? तो दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती है, बीच में एक आंगन होता है। तीसरा पॉइंट अपन ये लिखेंगे, ये जो सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, सीढ़ियों के माध्यम से बावड़ी में अपन नीचे उतरते हैं। इन सीढ़ियों में कुछ झरोके होते हैं, खिड़की नुमा, कुछ खिड़की की तरह कुछ झरोके बने हुए होते हैं। इन झरोकों में जल देवता की मूर्ति होती है। समझ के बात? ये 2-3 अपन बावड़ी की विशेषता लिखेंगे और उसके बाद में राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध बावड़ियां हैं उनके अपन नाम लिखेंगे। याद करो, देखो राजस्थान में अपने आसपास जहां भी अपन रहते हैं ना, पक्का आसपास अपने को कोई ना कोई बावड़ी देखने को मिल जाएगी। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर लिखोगे, यह है चतुष्कोणीय या गोलाकार होती है। बावड़ी कैसी होती है? या तो चतुष्कोणीय होती है या कैसी होती है? गोलाकार होती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर उतर जाएंगे, तथा नीचे उतरने के बाद बीच में क्या बना हुआ होता है? आंगन, तथा बीच में
आंगन होता है। समझ गए, जिसमें नीचे पानी भरा होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख देना, सीढ़ियों में झरोखे बने होते हैं जिनमें जल देवता की मूर्ति होती है। जिनमें किसकी मूर्ति होती है? जल देवता की मूर्ति होती है। यहां तक तो मुझे जहां तक लगता है आपको कंप्लीट समझ में आ गया। 3 पॉइंट तो ये लिखने ही लिखने। अब अपने को राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध बावड़ियों के उदाहरण देने हैं। तो आप चौथे पॉइंट में लिख देना, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। प्रमुख बावड़ियां देखो, एक तो है जोधपुर की बावड़ी है जिसका नाम है तापी बावड़ी। जोधपुर की कौन सी बावड़ी? तापी बावड़ी। समझ गए बात? एक तो ये उदाहरण याद रख लेना। एक आप याद रख लेना, चित्तौड़गढ़ की विनाता बावड़ी। चित्तौड़गढ़ की कौन सी? विनाता बावड़ी। वैसे 2 बावड़ियों के उदाहरण अपने लिए सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अपन एक और लिख लेते हैं। एक आप उदाहरण दे देना। ये वैसे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है, वो यही है आबानेरी की चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी एक शहर है दौसा का, वहां कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी है। एक आप याद रखना चाहो तो दौसा में एक बावड़ी है जिसका नाम है भांडा रेंज बावड़ी। कौन सी? भांडा रेंज बावड़ी। तो ये कुछ बावड़ियों के 3 उदाहरण याद कर लेना, सफिशिएंट है अपने। और वैसे अपन राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के का जो बूंदी जिला है, बूंदी में सबसे ज्यादा बावड़ी है। इसका बूंदी में सर्वाधिक बावड़ी होने के कारण ही बूंदी को कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स का मतलब कुएं की तरह बनी हुई बावड़ी। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ी कौन से शहर में है? बूंदी शहर में है। ज्यादा अपने को नहीं जाकर बावड़ी के बारे में ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। समझ गए बात? कैसी होती है? चतुष्कोणीय या गोलाकार, उतरने के लिए सीढ़ियां और बीच में आंगन। सीढ़ियों में झरोखे होते हैं जिनमें जल देवता की मूर्ति होती है। ये राजस्थान की कुछ प्रमुख बावड़ियों के उदाहरण। अब बावड़ी के बाद में अपने आता है तालाब। क्योंकि भाई अपन फट क्या रहे हैं कि जल संरक्षण किस किस में जल का संग्रहण किया जा सकता है, जल इकट्ठा किया जा सकता है। तो एक तो बावड़ी हो गई, बावड़ी में आराम से अपन वर्षा जल को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा अपने दे रखा है, वो क्या दे रखा है किताब में? तालाब। तालाब में देखो होता क्या है तालाब, जैसे कोई ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, उन ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा सा खड्डा बना दिया जाता है, वहां वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है। तो जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे ये भूमि है, अब इस भूमि में यह ढलान का क्षेत्र है, इधर वर्षा का पानी आए जाए, इधर वर्षा का पानी आएगा, तो यहाँ पे ना वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया। तो यहाँ क्या कर देते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा सा तालाब बना देते हैं। तालाब में अपने को कैसा क्या होता है ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना। तालाब के कुछ उदाहरण हैं, केवल और केवल वो याद रखने अपने को कि राजस्थान के प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं। तो एक तो आप ये लिखना, कुछ तालाबों के उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मैं गडीसर व गज स्वरूप तालाब, ये दोनों तालाब कहाँ हैं? जैसलमेर में है। याद रखना, अपन वही तालाब उदाहरण में लिखेंगे जो अपनी किताब में दे रखे हैं। तो अपनी किताब में एक तो दे रखा है गडीसर व गज स्वरूप तालाब, दोनों के दोनों कहाँ हैं? जैसलमेर में। एक अपनी किस पुस्तक में दे रखा है बानकिया व सेनापति तालाब। बानकिया व सेनापति तालाब कहाँ हैं? ये पढ़ते हैं दोनों के दोनों कहाँ? चित्तौड़गढ़ में।
याद रखना है गंडीसर व गज स्वरूप तालाब तो कहाँ है, जैसलमेर में। बानकिया व सेनापति तालाब कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। अपनी पुस्तक में अगला दे रखा है सरेरी व मेजा तालाब। सरेरी व मेजा तालाब कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ, भीलवाड़ा में। और लास्ट अपने पुस्तक में दे रखा है क्या, हेमाबास तालाब। और हेमाबास तालाब कहाँ पड़ता है, पाली में। बस तालाब में अपने को राजस्थान के कुछ प्रमुख तालाब हैं, उनके उदाहरण याद रखने। जैसे यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आ गया, जैसलमेर व चित्तौड़गढ़ के प्रमुख 2 तालाबों के नाम लिखो। समझ गए बात, तालाब किसे कहते हैं, वो कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, जैसलमेर व चित्तौड़गढ़ के 2 प्रमुख तालाबों के नाम लिखो। तो जैसलमेर के 2 ये हो गए, चित्तौड़गढ़ के 2 ये हो गए। समझ गए बात। तो ऐसे तालाब के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आराम से इनको याद कर लेना। तालाब के बाद में अगला आता है झील। अब राजस्थान की झील कौन कौन सी है, बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में। अकेले उदयपुर में ही कई सारी झीलें, इस कारण उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहते हैं। सब झीलों की अपन चर्चा नहीं करेंगे, केवल वही झील देखेंगे जो अपने राजस्थान में बनी हुई है, जो अपनी एनसीईआरटी की 10वीं क्लास के अपने सिलेबस की किताब में। अपनी किताब में एक तो दे रखी है आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में। अपनी पुस्तक में दे रखा है फतेह सागर व पिछोला झील। फतेह सागर और पिछोला झील कहाँ है, ये दोनों की दोनों कहाँ है, उदयपुर में। क्वेश्चन पूछ ले उदयपुर की 2 प्रमुख झीलों के नाम बताओ, तो कौन सी आ जाएगी, फतेह सागर व पिछोला झील। एक दे रखी है ताल छापर झील, और ताल छापर झील कहाँ है, चूरू में। बस ये 3 जिलों की, ये 3 जिले हो गए, 4 जिलों के नाम हो गए, ये तुम्हें याद रखना। और जिलों में कुछ भी याद अपने को नहीं करना। झील होती क्या है, कोई नदी बह रही है, क्यों, उस बहती हुई नदी में बीच में अपन एक दीवार खींचते हैं, तो वो दीवार क्या कहलाती है, बांध कहलाती है। उस बांध के बनने से जो पानी इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं अपन, झील कहते हैं। तो बस झील में केवल ये 3 झीलों के नाम याद रखने हैं। और झील के बाद में आता है नाड़ी। यह आपके क्वेश्चन बनता है नाड़ी का, कि भाई नाड़ी क्या होता है समझाइए। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो नाड़ी समझना क्या होता है, पहला पॉइंट आप याद रखोगे, यह तालाब का ही छोटा रूप है। अगर बड़ा हो तो तालाब कह देते हैं, छोटा सा अपने जो नरेगा में होते हैं ना आजकल काम, जो छोटे छोटे तालाब टाइप के बनाते हैं। अब भाई बड़ा होगा तो उसे तो तालाब कहते हैं, लेकिन नरेगा में तो छोटे छोटे बन रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या होते हैं, ये नाड़ी की तरह ही होते हैं। बड़ा होगा तो तालाब कहलाएगा, छोटा होगा तो क्या कहलाएगा, नाड़ी कहलाएगा। तो नाड़ी में पहला पॉइंट लिखोगे तालाब का ही छोटा रूप है। दूसरा लिख देना, यह है लगभग 4 से 5 मीटर गहरा होता है या गहरी होती है। नाड़ी की गहराई कितनी होती है, लगभग 4 से 5 मीटर इसकी क्या होती है, गहराई होती है। अब देखो नाड़ी की एक खास बात क्या होती है, जैसे पानी इकट्ठा करने के लिए ये एक नाड़ी बना ली, ये तो जैसे जमीन है, धरातल है, क्यों, यहां से धरातल की खुदाई कर ली, धरातल की खुदाई करके पानी इकट्ठा करने के लिए क्या बना ली, यहां एक नाड़ी बना ली। अब बताओ जब भी वर्षा आएगी, यहां वर्षा का पानी इस नाड़ी में इकट्ठा होगा नहीं होगा, वर्षा का पानी इस नाड़ी में इकट्ठा हो जाएगा। वर्षा ऋतु जाएगी, उसके बाद में
हम इस नाड़ी के पानी को काम में ले लेंगे, चाहे तो सिंचाई के काम में ले लो, चाहे पीने के काम में ले लो। समझ गए बात? जब इस नाड़ी के पानी को काम में लेंगे तो ये नाड़ी का पानी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ गए बात? अब नाड़ी का पानी खत्म होने के बाद बताओ, ये जमीन तो गीली हो गई ना, नाड़ी वाली जमीन, तो इस जमीन को खोदना और भी आसान हो जाएगा। आसान होने के कारण इस नाड़ी को अपन और गहरा कर सकते हैं। समझ गए बात? तो हर साल जैसे ही पानी खत्म होता है उसके बाद नाड़ी को गहरा किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट अपन ये लिखेंगे, तो इसमें लिख देना तीसरा पॉइंट, प्रति वर्ष मिट्टी को निकालकर नाड़ी को और गहरा किया जाता है। प्रति वर्ष मिट्टी को निकालकर नाड़ी को और गहरा किया जाता है। समझ गए बात? क्योंकि भाई नाड़ी का जो नीचे वाली जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, जैसे ही पानी सूखता है नाड़ी को और अपन गहरा कर सकते हैं। तो नाड़ी का 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट लिखोगे आप। तालाब का एक छोटा रूप है, गहराई 4 से 5 मीटर होती है और प्रतिवर्ष मिट्टी को निकालकर नाड़ी को और गहरा किया जा सकता है। अब उसके बाद में अगला आता है टांका। टांका ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल टांकों का निर्माण ही ज्यादा हो रहा है। समझ गए बात? वर्तमान समय में लगभग घरों में किसका निर्माण किया जा रहा है? टांकों का निर्माण किया जा रहा है। होता क्या है, किसे कहते हैं, पर आपको याद हो तो अपन अपने घर जो आजकल जो नए मकान बन रहे हैं उस मकान में लगभग एंट्री करते हैं ना, उसी जगह अपन एक 5 से 6 मीटर एक गहरा होद बना लेते हैं। उस होद को ढक देते हैं और उसका एक भाग खुला रखते हैं, जिसको या तो पत्थर से ढक देते हैं और या फिर किसी कोई लकड़ी की कोई वस्तु से ढक देते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। समझ गए बात? तो टांका क्या होता है इसमें आपको लिखना है, यह घर में या खेतों में बनाया जाता है और इसकी गहराई होती है लगभग 5 से 6 मीटर। कितना गहरा बनाया जाता है? 5 से 6 मीटर इसको गहरा बनाया जाता है। ऊपर से इसको किसी पत्थर या किसी अन्य वस्तु से ढक दिया जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ये अपना मकान है, क्यों? तो ये तो मकान के नीचे गहराई में स्थित होगा टांका, तो यहाँ अपन कई बार छत से एक पाइप लगा देते हैं और उस पाइप में जो वर्षा का पानी होता है, छत से आने वाला वर्षा का पानी डायरेक्ट कहाँ जाता है? इसे टांके में खोल देते हैं अपन। तो वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका सबसे बेस्ट होता है। आराम से घर में बनाओ। वर्षा का जो पहला पानी आता है ना, वो तो देखो खराब और गंदा पानी होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो कई प्रकार के जो प्रदूषित तत्व होते हैं वो वायुमंडल में मौजूद होते हैं। तो जब भी पहली या दूसरी वर्षा है उसका पानी तो अपन बाहर निकाल दो। उसके बाद की जो बारिश है, क्योंकि वातावरण तब तक साफ हो जाता है एकदम, दोबारा दूसरी या तीसरी बार की जो बारिश का पानी शुरू हो जाता है उसको आराम से अपन इस टांके में भर सकते हैं। उसको अपन पीने के काम में भी ले सकते हैं, सिंचाई के काम में भी ले सकते हैं। तो चलो टांके में अपन लिखते हैं, तो पहला पॉइंट लिखोगे आप, इसे घरों में या खेत में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा, 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाया जाता है। सिंपल सा है, घर में भी बनाते हैं, खेतों में भी बने हुए होते हैं। लगभग 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोद देते हैं, उसके बाद इसका निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, फिर इसे ऊपर से ढक दिया जाता है। ऊपर से किसी पत्थर या अन्य वस्तु से ढक देते हैं। पत्थर या अन्य वस्तु से ढक देते हैं। एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना,
अभी आज ही के लेसन में अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की। क्यों, आगे जाके बस जस्ट 5-10 मिनट बाद में चर्चा होगी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत राजस्थान में अनेक तालाब, कुएं, बावड़ी, टांकेर ये इनका निर्माण हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में सबसे ज्यादा निर्माण किसका हो रहा है? टांके का निर्माण हो रहा है। तो तीसरा और लास्ट पॉइंट अपन वही लिख देंगे। तीसरा पॉइंट लिखना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत सर्वाधिक टांकों का निर्माण हो रहा है। सर्वाधिक टांकों का निर्माण हो रहा है। ये क्या हो गई? टांके। समझ गए बात? अब टांकों के बाद में अपन अध्ययन करते हैं किसका? खड़ीन। देखो अपनी किताब में कुएं भी दे रखे हैं, छोटी बेरी भी दे रखी है, वो अपने को याद नहीं करना, ध्यान रखना अपने को वो याद करना है एग्जाम के लिए। अपनी किताब में जो अच्छी विषय वस्तु दे रखी है, जो बोर्ड पे आपको करवाया जा रहा है ना, आप कंप्लीट वो याद कर लेना। तो टांके के बाद में अपन ले रहे हैं किसको? खड़ीन को। अब देखो खड़ीन क्या होती है, तो एक पॉइंट तो मैं लिख देता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा आपको खड़ीन क्या होती है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे, यह है जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों का एक गोत्र है जैसलमेर जिले में। वो कौन से ब्राह्मण है? पालीवाल ब्राह्मणों। तो इन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ही खड़ीन का निर्माण प्रारंभ किया गया था। यह है जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण की एक पद्धति है। खड़ीन क्या है? जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण की एक पद्धति है। जल संरक्षण की एक पद्धति है। अब देखो इसमें जल का संरक्षण कैसे होता है वो समझना आप। ये जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र के इधर कोई ढलान वाली जमीन है। समझ गए बात? अब बताओ पहाड़ों से जो पानी बहकर आएगा वो ढलान वाली जमीन से होते हुए बाहर आगे तक जाएगा? नहीं जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र आ गया, ये ढलान वाला अपना समतल भाग आ गया, जमीन का हिस्सा आ गया। जमीन का हिस्सा पहाड़ों से डायरेक्ट एकदम समतल न होके पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा होते होते समतल है। समझ गए बात? अब यहां से जो पानी बहकर आएगा, अगर यहाँ अपन कोई दीवार नहीं बनाएंगे बीच में, तब तो ये पानी लास्ट में आके दूर तक चला जाएगा। अपने को इस पानी को रोक के काम में लेना है। अब पानी को रोक के अपन काम में कैसे लेंगे? तो यहाँ एक दीवार बना दो। क्या कर दी? एक दीवार बना दी यहाँ। अब दीवार बनने के बाद ये जैसे जमीन थी, यहाँ एक दीवार बना दी। क्यों? ये पानी इधर आ गया। अब इस दीवार में ऊपर की तरफ थोड़ा रास्ता छोड़ दिया। जैसे ही यहां तक पानी भरेगा इस जमीन में, पानी ऊपर से जाएगा, आगे चला जाएगा। फिर यहाँ एक दीवार बना दी, फिर ये पानी भरेगा, फिर आगे चला जाएगा। तो ये जो दीवार होती है ना, इस दीवार वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। समझ के बात? सुनना, दोबारा सुनना, मैं बता रहा हूं। खड़ीन जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई एक जल संरक्षण की पद्धति है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें क्या किया जाता है? ढलान वाले क्षेत्रों में एक कच्ची या पक्की दीवार बना दी जाती है और इस कच्ची या पक्की दीवार के माध्यम से पानी को एकत्रित कर लिया जाता है। फिर उस कच्ची या पक्की दीवार में से एक छोटा सा रास्ता छोड़ा जाता है ताकि अगली खड़ीन को पानी प्राप्त हो सके। अगली खड़ीन को पानी प्राप्त हो गया, फिर दीवार बनी हुई थी, यहां भी एक रास्ता छोड़ दिया ताकि अगली खड़ीन को पानी प्राप्त हो सके। तो आगे से आगे ये जो खड़ीन बनी हुई है ना, इनको पानी मिलता जाता है।
फिर क्या होता है, जब वर्षा ऋतु खत्म होती है ये पानी सूख जाता है, तो बताओ उस धरती में तो नमी रहेगी कि नहीं रहेगी, उस जमीन में तो पानी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो उस जमीन में नमी रहने के कारण फिर यहाँ खरीफ और रबी की फसल आसानी से की जा सकती है। तो खड़ीन के माध्यम से केवल जमीन में क्या पैदा की जाती है, जमीन को नम किया जाता है, जमीन में नमी उत्पन्न की जाती है। अब इसको लिखते हैं अपन पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट लिखना, पहाड़ी भाग से बहकर आए जल को एकत्रित करने के लिए एक दीवार ध्यान रखना, कच्ची भी हो सकती है तो पक्की भी हो सकती है, मोस्टली ये कच्ची दीवार ही बनाते हैं। एक दीवार बना दी जाती है जिससे पानी रुक जाता है, जिससे वहां पानी रुक जाता है। अब वो पानी रुक गया तो वही क्या कहलाएगी, खड़ीन कहलाएगी। अब इस दीवार में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है ताकि अगली खड़ीन को भी पानी मिल सके। तो इसे में लिखना, इस दीवार में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है ताकि अगली खड़ीन को पानी प्राप्त हो सके। समझ गए बात? तो ऐसे आगे जाके खड़ीन को पानी मिलता रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे में अपने को लास्ट पॉइंट ये लिखना, इससे उस जमीन में नमी हो जाती है और वहां रबी और खरीफ की फसल आसानी से उग जाती है। इससे जमीन में नमी हो जाती है तथा वहां रबी व खरीफ की फसल की जाती है। ये रबी व खरीफ अपन अगले लेसन में पढ़ेंगे। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। रबी व खरीफ की फसल की जाती है। ये क्या हो गया, अपना खड़ीन का काम कंप्लीट। ध्यान रखना, खड़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टांका बहुत इंपॉर्टेंट है, नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात? तालाब में से अपने को ये सामान्यतः तालाबों का नाम पूछते हैं, झीलों में से झीलों का नाम पूछते हैं। तो झील और तालाब, उनमें तो आपको नाम ध्यान रखने हैं। उसके अलावा चार चीजें मैंने आपको करवाई है। बावड़ी एक तो कंप्लीट याद रखोगे, एक मैंने आपको करवा दिया क्या, टांका करवा दिया, एक करवा दिया अपन ने क्या, खड़ीन करवा दी। क्यों? तो ये जो भी कुछ करवाया आपको ढंग से याद करना है। और लास्ट अपन इस लेसन के लास्ट में करेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये अपने जल संरक्षण के रूप कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख लेते हैं अपन के 2 नंबर का अगर क्वेश्चन बने। और क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उल्लेख करो। अब इस योजना के बारे में देखना, 2-4 बातें ध्यान रखना। ये जो योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। यह योजना प्रारंभ हुई थी 27 जनवरी 2016 को। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तो 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। अब इस योजना में क्या था, इस योजना में लक्ष्य निर्धारित किया गया था
कि आने वाले 4 सालों में 4 वर्षों में 21,000 गांवों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। किसका लाभ? इस योजना का लाभ। योजना शुरुआत की तारीख याद रखनी है आपको, और लक्ष्य क्या रखा गया था कि आने वाले 4 सालों में 21,000 गांवों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए। अब क्या था इस योजना के तहत? इस योजना के तहत जल का संरक्षण करने के लिए अनेक तालाब, खड़ीन, नाड़ी, बावड़ी, इनका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। चौथा पॉइंट अपन ये लिख देंगे कि यह योजना, इस योजना में देखो अकेली सरकार इतनी बड़ी योजना नहीं चला सकती, तो इसके लिए सरकार ने स्थानीय लोगों का और भामाशाहों का सहयोग लिया। 4 पॉइंट लिखने, एक एक करके अपन देखते हैं। पहला पॉइंट, यह योजना 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। श्रीमती लगा देना आप, क्यों? 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा प्रारंभ की गई। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इस योजना का लक्ष्य था कि आने वाले 4 सालों में 21,000 गांवों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। हालांकि अगर अब अपन वर्तमान की बात करें, 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि योजना प्रारंभ हुई 27 जनवरी 2016 को और 4 साल कंप्लीट हो गए कब? 27 जनवरी 2020 को। उसके बाद में इस योजना को धीरे धीरे आगे और बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है? गांव में तालाब, खड़ीन, नाड़ी, कुएं, इनका निर्माण किया जा रहा है। तो तीसरे पॉइंट में लिख देना, इस योजना के तहत गांव में तालाब, नाड़ी, खड़ीन, टांके आदि का निर्माण किया जा रहा है। आदि का निर्माण किया जा रहा है। समझ गए बात? 2 नंबर का क्वेश्चन है, अपना आंसर सफिशिएंट है, लेकिन लास्ट अपन 1 पॉइंट और लिख लेते हैं। यह योजना किसके सहयोग से? स्थानीय लोगों व भामाशाहों के सहयोग से चलाई जा रही है। वह भामाशाहों के सहयोग से चलाई जा रही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसी के साथ अपना लेसन कंप्लीट। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस लेसन के मैं किताब के लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूं, देखो कुछ लेसन के तो मैं लास्ट के क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, कुछ लेसन के नहीं करवा रहा। जिस लेसन के मैं लास्ट के क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा, इसका मतलब ये मान लेना कि इस लेसन से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन कर चुके। लास्ट वाले किताब के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनमें करने की अपने को कोई आवश्यकता अभी नहीं है। 3 वीडियो में 8वां लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे नेक्स्ट 9वां लेसन जिसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।